फाइनेंस मिनिस्टर में अब हम बात करते हैं थीमेटिक फंड्स की। जी हाँ, अक्सर आप इनके बारे में पढ़ते होंगे और सोचते होंगे कि क्या अपने पोर्टफोलियो में इनको जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये सोचना सही है, लेकिन किन बेसिस पर, किस बिना पर आपको ये फैसला लेना चाहिए कि थीमेटिक फ़ंड को पोर्टफोलियो में डालें या ना डालें, और किस तरह से थीमेटिक फ़ंड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मिरा एसेट एएमसी के हेड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन मयूख दत्ता। मयूख, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। थीमेटिक फंड, सरल भाषा में मैं इसकी परिभाषा जानना चाहती हूँ, क्या होते हैं? So thank you कविता जी for calling me for this session. थीमेटिक फंड्स सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, बट बेसिकली इसका आइडिया ये है कि एक सत्र से अगर आप अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को, आइडियाज़ को अगर आप एक तरह जोड़े तो वो एक थीमेटिक फंड होता है, जिसमें अलग अलग थीम्स होंगी जो कि एक सेंट्रल आइडिया के आसपास वो थीम बनाई जाती हैं और इस तरीके से थीमेटिक फंड्स बनाए जाते हैं, जिसमें औसतन तरीके से इन्वेस्टर आज के तारीख में मार्केट कैप रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, जहाँ पे कंपनियों को साइज़ के हिसाब से बांटा जाता है कि बड़ी कंपनियाँ मध्यम वर्ग कंपनी मिड कैप हो गई और छोटी साइज़ की कंपनी स्मॉल कैप होती है, और ज़्यादातर लोगों के इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से हम बिजनेसेस को एक तरीके के आइडियाज़ को अगर लेके अगर बनाए, तो फिर वो मार्केट कैप के हिसाब से नहीं, आइडियाज़ के हिसाब से एक सेट बनता है, तो उसको थीमेटिक फंड हम कह सकते हैं। तो सेक्टर फंड से ये किस तरह से अलग होते हैं? तो सेक्टर फंड्स बिल्कुल, उसकी जो परिभाषा है वो बिल्कुल सीमित होती है कि वो एक सेक्टर के लिए होगा, एक स्पेसिफिक एक सेक्टर, एक थीम, थीमेटिक फंड का पार्ट हो सकता है, लेकिन कई सारे सेक्टर्स कैन बिकम अ थीमेटिक फंड। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आज आप एक बैंकिंग फंड बोले तो वो सिर्फ बैंक्स को ही शायद उनमें निवेश करता होगा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज बोलेंगे साथ में, तो उसमें बैंक से एक पार्ट होगा, उसमें फिनटेक कंपनीज भी आ जाती हैं, उसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे हमारी भी आती हैं, उसके अंदर पेमेंट गेटवे जैसे आइडियाज़ भी आते हैं, उसके अंदर एनबीएफसी कंपनीज आती हैं जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है पूरे मार्केट का। तो अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं और बैंकिंग फंड में जो फ़र्क होगा समझ में, वही एक थीमेटिक और एक सेक्टोरल फंड का फ़र्क है। तो दायरा बढ़ जाता है, थीमेटिक फंड्स आप कहते हैं। तो अब निवेशकों के लिए कितना ज़रूरी होता है इस तरह के फंड्स को पोर्टफोलियो में डालना? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से पहले हर निवेशक को अपना कोर पोर्टफोलियो, जो कि नॉर्मल फंड्स के थ्रू होना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो क्या होता है? बिल्कुल, कोर पोर्टफोलियो का मतलब हुआ कि जो आपकी ज़्यादातर आपकी जो ज़रूरतें होंगी, चाहे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लंबे अरसे के लिए जो आपके लाइफ में गोल्स हैं, उनके लिए जो आप निवेश करते हैं वो आपके मेन फंड्स में होने चाहिए, जो कि आज के तारीख में जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप या इस तरह के कैटेगरीज को आप मान लीजिए, इनको हम कोर पोर्टफोलियो की तरफ मानेंगे। तो पहले जिस इन्वेस्टर का कोर पोर्टफोलियो बन गया हो, उसके बाद अगर वो कुछ एक्स्ट्रा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे जो कि इस कोर के साथ जुड़ के उसको कॉम्प्लीमेंट करे, वहाँ पे थीमेटिक फंड्स आती हैं। ये आफ्टर, आई वुड से, कि जब आपने अपना कोर बना लिया, उसके बाद अगर आप जो निवेश विकल्प देखना चाहेंगे, वहाँ पे उनमें से एक थीमेटिक फंड्स बनता है। तो ऐसा क्यों ये मेरा पहला फंड नहीं हो सकता? क्यों मैं अपना कोई लक्ष्य, मान लीजिए लंबी अवधि का लक्ष्य, और लोगों के जो आम लक्ष्य होते हैं, घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट, क्यों इस तरह के फंड्स को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते इस तरह के लक्ष्यों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, और उसका रीज़न ये होगा कि हमेशा हर चीज़ का बेस फाउंडेशन, कोर प्रोडक्ट पहले आप बना लें, उसके बाद आप इस तरह के थीमेटिक फंड लें, क्योंकि इनके साथ थोड़ी सी इसकी रिस्क भी प्रोफाइल ज़्यादा होता है, इसका समय अवधि भी थोड़ा लंबा देना पड़ता है, और वो थीमेटिक आपके लिए सही भी होना चाहिए कुछ हद तक वहाँ पे। इसलिए हर थीम हर एक इन्वेस्टर के लिए शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर अगर होंगे तो पहले ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा कि उनकी अधिकतर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कोर फंड से पूरी होती हैं। उसके बाद जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है या उनकी ऐसी कोई ज़रूरतें हैं जिसमें वहाँ पे थीमेटिक फंड्स आती हैं, तो मैं कहूँगा इट्स अ कोर एंड सैटेलाइट में, जिस तरह हम बोलते हैं कोर आपका बन गया हो, उसके बाद जब आप बाहरी तरीके से अगर आप कहें कि छोटा छोटा निवेश आप देख सकते हैं या फिर जो थीम्स आपको समझ में आता हो, वहाँ पे आप थीमेटिक फंड लें। आपने रिस्क की बात कही, तो एक तो बहुत ज़रूरी होता है कि निवेशकों को खुद का जो जोखिम उठाने की उनकी क्षमता है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे आप मुझे थीमेटिक फंड्स में से जो जोखिम शामिल है उसके बारे में बताना चाहें, तो
किस तरह के निवेशक के पास कितना रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, कितनी जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए इस तरह के फंड्स में पैसे लगाने के लिए? तो मेरा इसमें ये कहना होगा कविता जी कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का अधिकतर समय पे हमने देखा है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो थीमेटिक फंड्स में निवेश करते हैं वो अपने पोर्टफोलियो का रफली 10 से 15% के आसपास डालते हैं। दैट इज़ एक बहुत ही ब्रॉड एक तरीके का एक मापदंड हो जाएगा कि आप इतना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि उतना ही 10 से 15% का शायद वो जोखिम लेना चाहेंगे जिस वक्त वो निवेश करते हैं। बाकी इन्वेस्टर्स, कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं है कि वो थीमेटिक फंड बढ़ाते नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन तब ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं या ऐसे निवेशक हैं जिनको उस थीम के बारे में जानकारी ज़्यादा है या उनको उसके बारे में समझ ज़्यादा है, तो इसलिए वो उस तरह के थीमेटिक फंड में थोड़ा सा शायद 10 या 15% से ज़्यादा करते हैं। तो जानकारी के साथ लोग अपना निवेश बढ़ाए थीमेटिक फंड में तो बेहतर है, क्योंकि वो ये भी जानते हैं, थीम के बारे में भी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इसके साथ मैं थोड़ा सा जोखिम अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ पे उनको लगता है कि यहीं तक हमारे को सीमित रहना चाहिए, वो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि थीमेटिक फंड एक पूरे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का एक पार्ट होता है। तो नेचुरली उसके साथ थोड़ा जोखिम तो आता ही है। बिल्कुल। तो इस वजह से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी सी सीमित रखते हैं। तो अनुभवी निवेशक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो आमतौर पे बाकी तरह के फंड्स में हम निवेश करते हैं, प्रक्रिया क्या उसी तरह की है? उतनी ही छोटी से राशि की SIP से आप थीमेटिक फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं? इसके लिए कुछ अलग से आपका प्रोसीजर या प्रक्रिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। आप उसी तरीके से SIP से महीने के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप STP भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम कई इन्वेस्टर्स को यही बताते हैं कि आप अगर थीमेटिक फंड में या इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप इन विकल्पों को अगर आप देखना चाहते हैं तो SIP से शुरू करें। ये एक अच्छा तरीका होगा जिससे कि आपको थोड़ा थीम के बारे में, थोड़ा इन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में आपको पता चलेगा एंड धीरे धीरे आप इसमें अंदर अपनी वही 10-15 या जो भी आपका निवेश का अमाउंट आपने मान लिया है कितना हम लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आप धीरे धीरे उन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो SIP करना इज़ अ गुड आइडिया। तो मान लीजिए किसी ने पैसे लगा दिए, ठीक है, उनका कोर पोर्टफोलियो भी सॉर्टेड है, उन्होंने एक थीमेटिक फ्लेवर भी अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। एवरेज कितने साल तक रुकना पड़ेगा इस फंड में और ये डिसाइड कैसे करें? सो आई वुड से कि किसी भी इक्विटी रिलेटेड निवेश को लेके आपके पास अवधि लंबे दौरान का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो दर्शक बहुत ही ज्यादा उतावले रहते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉफिट देखा नहीं कि बस उसे बुक करना है। उसके साथ थोड़ा जोखिम भी वैसे ही आता है कि समय के साथ इक्विटी के निवेश के बारे में यही कह सकता हूँ कि समय के साथ आपका जोखिम का इम्पैक्ट असर कम होता जाता है। तो आप जितना समय देंगे जोखिम और उसके आपका अनुभव बेहतर होगा, क्योंकि जोखिम कम होता जाएगा। तो मेरा ब्रॉडली तो यही आंसर रहेगा कि इसके लिए लंबे अवधि दे, 5, 7, 10 साल का अगर आपकी अवधि है तब वहाँ पे थीमेटिक का जगह बने। और ऐसे ही थीम्स चुने जिनकी लंबी अवधि में चलने की ज़्यादा गुंजाइश है, या जो मोमेंट्री प्ले करते हैं उस तरह की थीम से दूर रहें, क्या कहेंगे? उसमें मैं 2 तरीके से बोलूँगा। ज़्यादातर टाइम कोशिश करें कि उन थीम्स में पैसा लगाएं जो लंबे अवधि के लिए है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कंजम्पशन एक ऐसा थीम है जहां नॉर्मल हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो लोगों की कंजम्पशन की पूरी जो चलन है वो चेंज हो गया। पहले रोटी कपड़ा मकान था, रोटी कपड़ा मकान, टेलीकॉम, घूमने जाना, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब कुछ हम और आप कंज्यूम करते हैं। तो कंजम्पशन फंड धीरे धीरे करके उसकी भी इन्वेस्टमेंट, निवेश करने की जो उसके आइडियाज़ है वो बढ़ते हैं। तो ऐसे आइडिया में अगर आप रहते हैं तो आपका नेचुरली थीमेटिक फंड में भी इन्वेस्टमेंट हुआ और थीम भी बढ़ता गया, आपका भी उसके अंदर आपका निवेश बढ़ता गया। कुछ ऐसे भी थीम्स होते हैं जो शायद आज हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। वो इंटरनेशनल थीम्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, AI है, टेक रिलेटेड है। ऐसे में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। लेकिन वहाँ पे भी आपका अमाउंट, जैसे हमने बात करी, छोटे अमाउंट से शुरू करें। जैसे जैसे आपको पता चलेगा इसके बारे में आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दोनों ही विकल्प में समय ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जोखिम थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल कोर इन्वेस्टमेंट से। आखिरी सवाल होगा ये, क्या विदेशों में भी आप निवेश कर सकते हैं थीमेटिक फंड्स के जरिए, या इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको विदेशी बाजार की ओर भी क्या रुख करना चाहिए?
थोड़ा बहुत हर इन्वेस्टर ज़रूर इसको एक बार देखें, क्योंकि ऐसे कई सारे थीम्स है ग्लोबली जो इंडिया में अवेलेबल इस वक्त नहीं है, समय के साथ हो सकता है, लेकिन उनमें निवेश करने की विकल्प इंडिया में अवेलेबल है। आप यहीं से बैठ के इन विदेशी थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा अमाउंट से शुरू करें, थोड़ा इनके बारे में जानें, और फिर अगर आपको ये थीम अच्छे लगते तब अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जगह दें। बट हाँ, आज ये कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो थीमेटिक फंड्स की समझाइश तो जितना हो सका हमने आपको दी है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना है या नहीं करना है, इसके लिए आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता देखनी होगी, देखना होगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से तैयार हो चुका है इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मयूक, आपने समय निकाला। थैंक यू।